नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बदलते मौसम के साथ राजस्थान की राजनीति भी रंग बदल रही है। पल पल रेगिस्तान की सियासी हवा का रुख बदल रहा है, लेकिन सियासी बवंडर कब क्या बन जाए कुछ पता नहीं चल रहा। बात शुरू हुई थी रेगिस्तान में कमल खिलाने की और अब बात चलती चलती कहाँ पहुँच गई। अब इसका अंजाम क्या होगा, गुत्थी लगातार उलझती ही जा रही है। राजस्थान के सियासी रंग परत दर परत गहरे होते जा रहे हैं, लेकिन अब स्थिति क्या है और क्या बनेगी, सब जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। वैसे आपने एक दोहा सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और वैसे ही आज हुआ है। सीएम गहलोत के साथ अशोक गहलोत लगभग पिछले 2 हफ्तों से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब गवर्नर बार बार उन्हें लौटा दे रहे थे। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आखिरकार राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग मान ली है। अब 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए इजाज़त दे दी है और अब सीएम गहलोत सब सरकार की स्थिति पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं। गवर्नर सीएम की खींचतान खत्म, 3 बार फाइल लौटाई, विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी, मान गए मिश्र। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को आखिरकार राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी। राज्यपाल की ओर से बुधवार की देर शाम गहलोत सरकार को सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी गई। सीएम गहलोत सत्र बुलाने की अपनी मांग के साथ पिछले 2 हफ्तों के दौरान गवर्नर से 4 बार मुलाकात कर चुके थे। वहीं उनकी कैबिनेट की ओर से सत्र को लेकर 3 बार प्रस्ताव भी भेजे गए, जिन्हें गवर्नर ने वापस लौटा दिया था। लेकिन आखिरकार बुधवार को सरकार की ओर से भेजे गए चौथे प्रस्ताव पर हामी भरी गई। राज्यपाल ने गहलोत सरकार को सत्र के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को लेकर मौखिक निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि गवर्नर सदन बुलाने से पहले गहलोत से 21 दिनों का नोटिस देने की मांग कर रहे थे। उनका सवाल था कि क्या गहलोत सदन में विश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो तुरंत सत्र बुलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है तो उन्हें 21 दिनों का नोटिस देना होगा। इसके बाद गहलोत सरकार ने पहले प्रस्ताव से 21 दिन गिनवाकर 14 अगस्त से सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। गहलोत की आखिरकार मेहनत रंग लाई है, क्योंकि राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने आखिरकार बुधवार की देर शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को मान लिया है। उन्हें सीएम को 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत दे दी है। बुधवार को राजभवन की ओर से एक रिलीज जारी कर कहा गया कि कैबिनेट की ओर से 14 अगस्त को राज्य की विधानसभा सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव को राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें यह भी कहा गया कि राज्यपाल ने सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव से जुड़े अहम कदम उठाने के निर्देश खुद मौखिक रूप में दिए हैं। बता दें कि इससे पहले गहलोत सरकार की कैबिनेट की ओर से सत्र बुलाने के लिए भेजे गए 3 प्रस्तावों को गवर्नर ने वापस लौटा दिया था। वो सत्र बुलाने से पहले 21 दिनों के नोटिस की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर गहलोत सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है तो सत्र जल्दी बुलाया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें इसके लिए 21 दिन का नोटिस देना होगा। मुख्यमंत्री ने बार बार जोर देकर कहा था कि उनके पास बहुमत है और वे विश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि गहलोत ने 21 दिनों के नोटिस वाली बात मानते हुए पहला प्रस्ताव भेजने वाले दिन से ही 21 दिन गिनकर 14 अगस्त को सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा था। अशोक गहलोत इससे पहले 31 जुलाई से सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि उनके पास बहुमत है और वो चाहते हैं कि सदन में ही सचिन पायलट के साथ मचे घमासान के मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। गहलोत सत्र बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वो गवर्नर के 4 बार मुलाकात कर चुके थे और 3 प्रस्ताव भेज चुके थे, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था।
गहलोत ने मीडिया से बातचीत में गवर्नर की तीखी आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा था कि गवर्नर ऊपरी दबाव में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि गवर्नर सत्र बुलाने के लिए संवैधानिक रूप से कर्तव्यबद्ध हैं और उन्हें कैबिनेट के फैसले से सहमति देनी चाहिए। कांग्रेस के भी गवर्नर के रुख की आलोचना की थी, लेकिन 21 दिनों का नोटिस भेजने और फैसले को गहलोत के रुख में नरमी के तौर पर देखा जा सकता है। आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से भी सचिन पायलट के खेमे को राहत मिली है। ऐसे में ज्यादा मामले में जल्दी हल न निकलना गहलोत के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। गहलोत का कहना है कि अगर सचिन पायलट और उनके बागी विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता तो उनके पास 102 विधायकों का समर्थन है। बहुमत का आंकड़ा 101 है। उन्होंने अपने किसी भी प्रस्ताव में विश्वास मत लाने की बात नहीं कही थी। बता दें कि सचिन पायलट और उनके साथ 18 विधायकों के बगावत कर देने के बाद ही गहलोत सरकार पर संकट बना हुआ है। गहलोत सरकार इन विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई करना चाहती थी। इसके लिए स्पीकर ने नोटिस भी भेज दिया था, लेकिन पायलट खेमा इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा, जहां उसे राहत मिली है। लेकिन बहरहाल अब देखना यह होगा कि 14 अगस्त को बुलाए गए सत्र में क्या होता है। क्या अशोक गहलोत दूध का दूध पानी का पानी सचिन पायलट की स्थिति पर कर देंगे, या फिर विधानसभा में बहुमत की स्थिति पैदा हो जाती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। राजस्थान में सरकार तो नहीं गिर पाई, लेकिन गहलोत ने अपने सारे दाव पास करा लिए हैं। और इन्हीं दाव में सबसे बड़ा दाव अब जो विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी मिली है, तो कहीं सियासत बचाने की दिशा में अशोक गहलोत बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता मदन राठौर। मदन राठौर जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। मदन राठौर जी, सत्र बुलाने की अनुमति मिल गई है। अशोक गहलोत जो मेहनत कर रहे थे, 3 बार सत्र का पत्र लिखा, लेकिन पत्र मंजूर नहीं हुआ, लेकिन अब अनुमति मिल चुकी है। अब सरकार गिराने की दिशा में कोई कदम कैसे उठाएंगे? अभी तो उनको अपना आपसी जो झगड़ा है वो उसमें उलझे हुए हैं। वो देखिए, सदन बैठक होगी 14 अगस्त को, ये उन्होंने तय कर लिया है जी। अनुमति मिल गई है, अच्छी बात है। सदन चालू होगा तो ये अभी तो इनकी आपसी जो कुश्ती है वो होगी, उसमें क्या स्थिति बनती है वो देखेंगे। तो आप उस धींगा मुश्ती के इंतजार में हैं जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत में होनी है सदन में? नहीं, देखिए, ये धींगा मस्ती तो इनकी हो रही है, लेकिन जनता इसमें दुखी हो रही है। जनता कोरोना से लड़ रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जनता की सेवा करने की इनके मन में कतई नहीं है। इनको तो सदन में उतावलापन है कि सदन में कैसे भी करके अपनी इज्जत बचाई जा सके। इसके लिए ये सरकार कोशिश कर रही है कि जो ही कोई बिल पास करवा दे या बहुमत साबित कर दे और फिर जो होना होगा वो होगा, ताकि एक बार तो जान बचे। ये इस फिराक में लगे हुए हैं, जबकि इस समय इनको पूरी ताकत कोरोना से जो जनता जूझ रही है उसमें इनको जनता की मदद करना चाहिए। कोई कैसे बचाव हो सके जनता का, ये इसमें तो वही तो करना चाह रहे थे मदन राठौर जी। मदन राठौर जी, कोरोना के लिए ही तो वो सदन बिठा रहे थे। तो सदन में मुझे बताइए, अभी मदन राठौर जी अजय त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। प्रवक्ता अजय त्रिवेदी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अजय त्रिवेदी जी, मदन राठौर जुड़े हुए बीजेपी के नेता, उनसे सवाल कर रहा हूँ, फिर आपसे सवाल करूंगा, जवाब भी सुन लीजिए उनका। जी मदन राठौर जी, सवाल ये था कि वो तो कराना चाह रहे थे सदन में कि कोरोना के ऊपर बड़ा कुछ कोई कदम उठाया जाए, इसी के लिए सदन बुला रहे थे, लेकिन आपने होने कहाँ दिया, अब हो रहा है। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, पहले जो सदन इन्होंने स्थगित किया था ना अनिश्चित काल के लिए, उसमें भी इन्होंने आधार बनाया था कि देश में अब कोरोना फैल गया है, राजस्थान में भी कोरोना पैर पसार चुका है, इसलिए सदन को स्थगित किया जाता है। जब उन्होंने अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया उस समय कोरोना आ गया था। अब ये वापिस कोरोना के नाम पर सदन बुलाना चाहते हैं। नहीं, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता इनको अपनी इज्जत बचाना है, अपनी जान बचाना है। आपसी लड़ाई इनकी हो रही है,
उस लड़ाई में ये कैसे भी करके जो कुछ भी जुटा करके रखा हुआ है उसके आधार पर ये सदन में बहुमत साबित करना चाहते हैं, कोई बिल पास करके करना चाहते हैं। केवल ये जान बचाने की बात है, जनता को बचाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। और इसमें भी अभी देखिए क्या होता है, इनकी जो दिंगम बस्ती कुश्ती चल रही है, अभी ये सरकार होटल में बैठी है, वहाँ खाना पकाना सीख रही है, कुकिंग सीख रही है, फिल्म देख रहे हैं। ये इनको कोई जनता की चिंता होती ना तो जनता के बीच में जाते। इनको डर है कि इनके विधायक भाग जाएंगे, इनके विधायकों पर इनको भरोसा नहीं है, इसलिए कैंप करके और उनको ताले में बंद किए हुआ है, विधायकों को अंदर रखे हुए हैं। इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। अरे जब इनके पास आया राम गया राम है, इनके विधायक यदि नहीं टिकने वाले हैं तो ये जब छोड़ेंगे तब भाग जाएंगे। अब तो आएंगे वो, अब तो चिंता नहीं है। अब तो 14 अगस्त को करके 6 महीने निकालने हैं। एक बार बहुमत साबित हो जाए तो ये 6 महीने के लिए सरकार टिक जाएगी, ऐसी इनको उम्मीद है। अब 14 अगस्त को तो सामने आने वाले हैं वो सब। अजय त्रिवेदी जी आरोप लगा रहे हैं, मदन राठौर कह रहे हैं चिंता नहीं है आपको कोरोना की, आप कोरोना कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए मजबूती से कदम नहीं उठा रहे। आप होटल में खाना बनाना सीख रहे हैं, आप पिक्चर देख रहे हैं मुगले आजम। जी मदन राठौड़ जी तो बहुत आरोप लगाएंगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई है कि एक तरफ जहाँ पे कांग्रेस इतनी यूनाइटेड रही और जो रिपीटेशन ये लोग चाह रहे, जो गोवा में किया, जो कर्नाटका में किया, जो मध्य प्रदेश किया, वो बिल्ली के बाद का चीका टूटा नहीं। अब ये जो जलन और चुभन है वो बाहर आ रही है कांग्रेस की एकता। रहा सवाल, पहली बात तो इन्होंने क्या एजेंडा देख लिया जिसके आधार पे आउट किया जा रहा सदन के, एजेंडा देख लिया। दूसरी बात, कोरोना में जिस तरीके से राज्य सरकार ने काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी तारीफ की और लगातार कार्य कर रही है कोरोना के लिए सरकार। लेकिन मदन राठौड़ को मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिन ये लॉकडाउन में बाहर नहीं आए, एक दिन लॉकडाउन में बाहर नहीं आए। मैं सुमेरपुर से लेके सारे क्षेत्र मैंने ना जो नजदीक से देखे हैं, मैं पूरे बेल्ट में घुमा हूँ। आप ना क्वारंटाइन सेंटर में गए, कोविड सेंटर में गए, इनको कोरोना की चिंता रही है। दूसरी बात, तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो संक्रमण किया है, यदि कांग्रेस उसका लॉकडाउन विधायकों के साथ में करती है तो इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर विधायक बचते और सरकार बचती है तो आप क्यों जनमत को छीनने का प्रयास कर रहे हैं? मैंडेट का, जनमानस का सम्मान करना चाहिए आपको। तो आप लोग पीछे पड़ गए सरकार की, किसी तरीके से सरकार की तरह, और ऊपर है ना जो बड़ी की दोहरा दे रहे, ये तो पराकाष्ठा है नैतिकता के पतन की। मदन राठौर जी नैतिकता के पतन की पराकाष्ठा बता रहे हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने तारीफ की है अशोक गहलोत की कोरोना को लेके, हालांकि तारीफ बहुत पहले की थी, लेकिन अभी बताऊं आपको, ये मुझे पूछ रहे थे, मैंने देखिए 20,000 मास्क वितरित किए हैं पूरे जिले में और करीबन 8,000 मैंने किट वितरित किए हैं भोजन के, तो मतलब आटा, दाल, चावल ये मिला करके अपने पास से। ऐसे ही सैनिटाइजर्स मैंने 20,000 वितरित किए हैं। आज भी मेरी गाड़ी में सैनिटाइजर्स पड़े हैं। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, इनको ये पता तो है नहीं, इन्होंने आरोप मत दिया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो बात कह रहे हैं ना कि हमने नहीं छीना, आप राज कर रहे थे ना, हम कहाँ बीच में आए, आप में फूट पड़ी, आपके विधायक आपको छोड़ करके चले गए, आपके विधायकों में अविश्वास हुआ, आप एक दूसरे को नकारा कह रहे हैं। जिनके साथ गलबैया कर रहे थे, जिस व्यक्ति ने 7 साल तक आपका अध्यक्ष का दायित्व निभाया, उस व्यक्ति को आप नकारा बोल रहे हो और अब एक दूसरे के ऊपर छींकाकशी करके नंगा कर रहे हो, खुद भी नंगे हो रहे हो। आप हम पर आरोप क्यों लगा रहे हो? हम कहाँ हैं बीच में? हमने आपकी पार्टी को तोड़ा नहीं, हम आपकी पार्टी के बीच में कहीं आए नहीं। आप अपने लोगों पर अविश्वास कर रहे हो, आप अपने लोगों को और एक दूसरे को और कपड़े फाड़ने का काम कर रहे हो, तो ये आप कर रहे हो भाई, हम कहीं बीच में नहीं है। हमने तो विरोध नहीं किया ना, आपको जनता ने जनमत दिया, आप सरकार चला रहे हैं, चलाओ ना। कहाँ मना किया हमने कि आप सरकार मत चलाओ, लेकिन आप यदि लड़ते रहोगे आपस में तो फिर हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? हम चुप नहीं बैठ सकते, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बात बताइए, आपने बसपा के विधायकों को अपने साथ मिलाया, ये क्या मतलब बदमाशी नहीं है? ये न्यायोचित काम है क्या? जो बसपा के टिकट पर जीत करके आए उनको आपने अपने कांग्रेस के अंदर ले लिया, ले सकते हैं क्या? ऐसे नियम नहीं है। नियम ये है
पहले वो बसपा से असंबद्ध होते हैं और उसके बाद में अलग पार्टी बनाने के बाद उस पार्टी का विलय करते हैं। अरे जो राष्ट्रीय पार्टी है, उस राष्ट्रीय पार्टी के सदस्यों को आप अपने अंदर कैसे मिला सकते हैं? ये क्या इसमें आपने प्रलोभन नहीं दिया क्या उनको? अभी जो कैंप में लेकर के बैठे हो होटल में, उनको लालच नहीं दे रहे हो कि किसी को मंत्री पद देंगे और किसी को बोर्ड देंगे और सबको ये आप ऐसे लालच देकर के राज कैसे करोगे? अरे जो जनता का काम करने का होता है वो आप विधायकों में और लालच दे करके और साथ में जोड़ रहे हैं। ये अधिक दिन चलने वाला नहीं है। ये केवल आपके दिंगा तक की चलेगी। जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं आप, जनता की सेवा करना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको तो केवल राज पर बैठ कर इस्लाना है। अरे जब राज्यपाल महोदय को आप पहले ही लिख देते 21 दिन तो मिल जाती है आपको अनुमति। आप नहीं लिखा तो था मदन राठौड़ जी, मदन राठौड़ जी लिख नहीं रहे हो और आरोप लगा रहे हो राज्यपाल पर। और केंद्र सरकार कहीं बीच में नहीं है। केंद्र सरकार न्यायोचित काम कर रही है, कहीं बीच में नहीं है आपके। मैं जवाब ले लेता हूँ मदन राठौड़ जी, जवाब ले लेता हूँ अजय त्रिवेदी से। अजय त्रिवेदी जी लीजिए। मैंने जो ऐसा लगता है कि मैंने जो पहले जवाब दिया था उससे थोड़ा सा विवेक खो बैठे और ये बदमाशी जैसे नाम और शब्दों का प्रयोग भी करने लग गए हैं मदन राठौड़। कोई बात नहीं, इन्होंने कहा ये तो बदमाशी करके बसपा को मिला रहे हैं। जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में जिस तरीके से इन्होंने प्रयास किया, रातों रात इन्होंने सरकार बना ली फडणवीस जी की, तो वो क्या था? इनके पास बहुमत नहीं होते हुए भी उसके बाद में प्रलोभन की आप बात करते हो। आपने गोवा में जहां पे आपके पास बहुमत नहीं था, प्रलोभन देके विधायक खरीद लिए थे, वो क्या था? उसके बाद ये कांग्रेस का आरोप लगा रहे हैं कि इनके आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो क्या उमा भारती का आडवाणी के ऊपर पेपर फेंके इनके ऑफिस से निकल जाना, इनको क्या याद नहीं है? गुलाब चंद कटारिया जी ने जब कहा कि मैं रैली निकालूंगा, यात्रा निकालूंगा सन 2013, आपको याद होगा, तो वसुंधरा जी ने कहा कि अगर निकाली तो मैं भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दे दूंगी। वो सीधे अपने पीछे खिसक गए और वो रैली भी नहीं निकाल पाए। ये सारी लड़ाई झगड़े इनकी पार्टी में चलते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। जहाँ राजनीति होती है वहां पे दो लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती है, बहुत स्वाभाविक है। ये आदिकाल से चला आ रहा है। ये केकई और मनसरा के टाइम पे भी आपको याद होगा कि उन्होंने ना जो सत्ता के लिए बहुत कुछ किया था, और जब दाराशिकों के समय भी हुआ था। ये चलता रहा, इसमें कोई अस्वाभाविक की बात नहीं है। परंतु इनके लिए अस्वाभाविक तो ये हो गया जो इनकी अपेक्षाएं थी महाराष्ट्र, जिनका कर्नाटका में और गोवा में जैसे वो इनकी राजस्थान से अपेक्षाएं थी, इन्होंने कहा बहुत जल्दी से हम आसानी से पल्ला झाड़ लेंगे। बिल्ली के भाग का छिका टूटा नहीं, सरकार बनी नहीं, कांग्रेस एक मुश्त हो गई। तो इतना ज्यादा इन्होंने संयम खो दिया है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करने लग गए। आप चुपचाप बैठ जाते ना। हेलो हेलो आ रही है आपकी? हेलो, आवाज मिल रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ, और जहां पे पूरी दुनिया जान रही है कि किस दबाव के कारण से हमारे राज्यपाल महोदय ने सदन मंत्रिमंडल की 2-3 बार अनुशंसा करने के बाद में भी है ना जो फाइल को लौटा दिया। क्या सबको ही समझते नहीं है क्या? थोड़ा सा विवेक से निर्णय लिया करिए। ये तो इतिहास में राज्यपाल जी का नाम दर्ज नहीं हुआ, वरना रोमेश भंडारी जी की सूची में उनका नाम आ जाता कि आज एक सदन को आहूत होने नहीं दिया। चलो, किसी तरीके से कांग्रेस का जो सशक्त दबाव था, कांग्रेस लोकतंत्र के आधार पे खड़ी रही, इसके कारण से ये अनुमति मिली है। वरना भारतीय जनता पार्टी का बस चलता तो किसी हालत में सदन आउट करने की अनुमति नहीं दी जाती। अजय त्रिवेदी जी, फोन कट गया मदन राठौड़ जी का। अच्छा, वो काट गया है मेरे को लगता है। अच्छा, मदन राठौड़ फोन काट गए या कट गया है। अजय त्रिवेदी जी, सबसे बड़ी बात ये, लड़ाई तो आप ही की थी, और जिस तरह लड़ाई खुलकर बाहर आई तो बीजेपी भी फायदा लेने से या कोई भी सियासी दल फायदा लेने से क्यों चूकेगा अगर इस तरह खुलकर लड़ाई बाहर आई? नहीं मानता हूँ मैं इसको अस्वाभाविक नहीं मानता हूँ। पर भारतीय जनता पार्टी अगर नैतिकता की बातें करती है और उसके बाद में ये प्रयास करती है तो उनको ये कहना पड़ता है। उन्होंने प्रयास किए, उन्होंने बहुमत को छीनने के प्रयास किए। आपको पता है वर्ष 1982 के दिसंबर में जब कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी चुनावों के लोकसभा चुनाव के परिणामों में राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि नहीं, हमें जनमत हमारे पक्ष में नहीं है, हम सबसे बड़ी पार्टी है परंतु जनमत हमारे पक्ष में नहीं। जबकि राष्ट्रपति वगैरह सभी लोगों ने पहले आमंत्रित किया था कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए, परंतु उन्होंने मना किया, जनमत हमारे पक्ष में नहीं है। ये
मर्यादाएं समाप्त हो गई है, ये मर्यादाएं समाप्त हो गई, मूल्य परिवर्तित हो गए। अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रहा है कि किसी तरीके से हम सरकार हासिल करें। अरे विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं, आप विपक्ष को नेस्तनाबूद करके और किस तरह के खूबसूरत लोकतंत्र को आप कायम कर सकेंगे? लेकिन सवाल यही उठता है ना कि लड़ाई, वो कहते हैं हमेशा जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं लड़ाई उनकी आपस की है और वो लड़ाई में बीजेपी को घसीट रहे हैं। अगर वो सब मिलके सत्ता चला रहे होते तो बीजेपी कहाँ बीच में आ पाती? ये तो आप भी समझते हैं बात को। नहीं सर, हरियाणा, मानेसर और जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रयास नहीं है तो मैं समझता हूँ कि हम लोग या तो आंख मूंद लेते हैं या हम विवेक सम्मत बात नहीं कर रहे हैं। वो उनका तो इन्वॉल्वमेंट अभी तक इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि को मौका नहीं मिला। बाकी इनके सतीश पूनिया जी ने और ओम माथुर बयान दे दिए आज 15 दिन पहले, जो कि सार्वजनिक हुए हैं, बयान अखबारों में भी आए हैं कि यदि हमें मौका मिला तो हम सरकार जरूर बनाएंगे। क्यों? उस समय उनको बहुत ज्यादा लालच थी, उनको लग रहा था कि अब शायद टूट फूट होकर हमारी सरकार बन जाएगी, तो लार तो उनकी टपक पड़ी थी, वो नहीं चली तो उन्होंने वापस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति आ गई, ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे, और उन्होंने सीधी अपनी बात को चेंज कर दिया। बाकी मेरे पास वो बयान पड़े, आप कहेंगे तो मैं आपको भिजवा भी दूंगा व्हाट्सएप वगैरह करके, जिसमें ओम माथुर जी, अजय त्रिवेदी जी, मनसाराम जी जुड़ चुके हैं। मनसाराम परमार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। बीजेपी से मनसाराम परमार जुड़ चुके हैं। मनसाराम परमार, अजय त्रिवेदी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सवाल सबसे बड़ा ये कि 14 अगस्त को अब विधानसभा सत्र लगने की मंजूरी मिल चुकी है, आपकी भूमिका क्या रहेगी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि छत्र बुला रहे हैं। पहली बात तो उनके पास में बहुमत ही नहीं है सरकार के पास में। अरे सर, वो तो पत्र दे चुके हैं 104 विधायकों का। वो तो दे चुके हैं, बराबर है। तो उनके पास में बहुमत नहीं है, इसलिए तो वो छत्र बुला रहे हैं। बहुमत होता, कांग्रेस का बहुमत होता तो होटलों में थोड़ी रहते हैं, घर में रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। बहुमत नहीं है, इसलिए तो छत्र बुला रहे हैं वो। अब ये जवाब तो अजय त्रिवेदी देंगे, कांग्रेस। अजय त्रिवेदी, जो मनसाराम परमार कह रहे हैं उनकी बात से कितना इत्तेफाक है? परमार जी को कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले दिन फ्लोर टेस्ट की मांग की थी, अब वापिस कर लेना, अगर बहुमत नहीं है तो क्या दिक्कत है? दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा तो सरकार चली जाएगी, होगा तो सरकार रह जाएगी। इनको को घोषणा करवा देवे इनके विधायक दल से, प्रतिपक्ष के नेता से कि बहुमत नहीं है राजेंद्र राठौड़ जी से और हम मांग करते हैं फ्लोर टेस्ट के, अविश्वास मत लिया भाई, इनको कह दीजिए। मनसाराम जी सुनिए, आपने बात अजय त्रिवेदी की, उनकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट करवा दो, अपने नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष से कहलवा दो, राजेंद्र राठौर गुलाबचंद कटारिया कह दें कि फ्लोर टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा बहुमत है कि नहीं है। अरे बहुमत होता, आप ही बताओ ना मेरे को, बहुमत होता तो इतने दिन, आज देखो मेरी बात सुनो, पूरी देश की जनता लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और सरकार फिल्में देख रही है, विधायक होटलों में मजे मार रहे हैं। बहुमत होता तो कर देते ना, तो यहाँ रहने की क्या जरूरत पड़ती उनको? होटलों में जनता के बीच में रहते। आज जनता कितनी दुखी है, अब उनके आपसी झगड़े में आज जनता फुटबॉल बन गई है। आज देख लो, प्रदेश में बजरी माफिया का खुलेआम तांडव चल रहा है, पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं और कांग्रेस सरकार होटलों में बैठी है। कौन रोक रहा है उनको फ्लोर टेस्ट के लिए? क्यों नहीं करते? तो है नहीं इनके पास में बहुमत होता तो घबराते नहीं, ये घबराई हुई सरकार है। बहुमत होता उनके पास में तो बिल्कुल ये सत्र बुलाने की इतनी क्या गलती थी, और वो भी राज्य भवन को घेरना, राज्य भवन के सामने जाकर धरने देना, इस प्रकार से ये कितनी अमर्यादित बात है। मुख्यमंत्री जवाब ले लेता हूँ इसका, अजय त्रिवेदी से जवाब ले लेता हूँ। अजय त्रिवेदी जी, जो आरोप लगा रहे हैं जो तमाम तरह के, उसका जवाब दे दीजिए। मैं इनका क्या जवाब दूं? इनको शायद थोड़ा सी ज्ञान की कमी है। पहली बात तो मैंने कह ही दिया है कि बहुमत नहीं है तो आप फ्लोर टेस्ट की मांग कर लीजिए, बहुमत सिद्ध होगा या नहीं होगा पता चल जाएगा। दूसरी बात कह रहे हैं घेरा की, तो लोकतंत्र में जो अधिकार है, यदि सत्र आहूत नहीं होता है या बात नहीं मानी जाती है और मंत्रिमंडल को अगर लौटाया जाता है तो निश्चित तौर पर अधिकार है कि आपको अपनी बात को रखे और सत्र आहूत करने के लिए अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रहे, जिसको रखा गया। तीसरी बात, ये कोरोना की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विधायक आ नहीं रहे हैं। कांग्रेस के विधायक तो पूरी तरीके से काम कर चुके हैं, किया है और आगे भी करते रहेंगे, और सरकार प्रशासन पूरी तरीके से बिल्कुल मुस्तैद खड़ा है। पर इनको कहिए कि इनके गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, 22 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ था 2020 को, उसको लेके और वो जून तक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जोधपुर में नहीं आए, जोधपुर उनको आवाज देते रहे,
तो क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता था एक सांसद और एक काबीना मंत्री होते अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आना? ऐसे कैसे इनके सारे एमपीज के मैं उदाहरण आपको बता सकता हूँ, इनके लोग नहीं आए थे। चलो हमारे वहाँ तो अभी इतनी बीजेपी ने संक्रमण फैला रखा है, इसलिए हमारे विधायक लॉकडाउन में, तुम्हारे तो कोई कारण ही नहीं था, पर डर के चलते नहीं आए। मेरे स्टेटमेंट से मैं उनको दिखा दूंगा परमार साहब को। मैंने निमंत्रण भेजा था कि शेखावत जी को कि भेज रहे थे निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को है मानस के राजन, तो भूल न जाना आने को। उसके बाद वो जोधपुर नहीं आया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जवाब ले लेता हूँ अजय त्रिवेदी, जवाब ले लेता हूँ। मनसाराम परमार जी हाँ जी, कह रहे हैं कि 1 महीने तक जब से कोरोना फैला है आपके सांसद वहाँ आए नहीं। एक बात मैं बताता हूँ 3 आपको, महीने नहीं आए, 3.5 महीने रिकॉर्ड में मेरे जब पास। से ये कोरोना फैला है ना, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नहीं है, सारे रिकॉर्ड एक पड़ा है भी मेरे। दिन घर पे नहीं रहे, जनता को इस प्रकार से राहत पहुंचाई, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको खाद्य सारे सामग्री रिकॉर्ड। हो, चाहे अजय भोजन त्रिवेदी हो, सुन चाहे लीजिए, वो कह रहे हैं 1 दिन घर पे नहीं रहे भाजपा के नेता। कांग्रेस का एक भी नेता कहीं पे भी हमको दिखाई नहीं दिया। ये वास्तविकता है, और आप कहीं पे भी किसी भी जनता के बीच में जाकर पूछ लो कि देखिए कांग्रेस का अजय कोई नेता त्रिवेदी है। जी, एक बात तो प्रमाणित है, दरवाजे खोल के रखे थे, आप घर में रहे नहीं रहे ये बात खुद मनसाराम परमार बताएंगे। हाँ मनसाराम परमार जी बताइए। एक भी नेता कांग्रेस का अगर कोई जनता के बीच में गया हो तो आप मुझे बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, पार्टी के सारे कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता इस कोरोना संक्रमण में इस प्रकार से लगा था। मुझे गर्व होता है, हकीकत कर रहा हूं मैं, ये कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब एक एक कार्यकर्ता खाद्य सामग्री से लेकर, मतलब जो प्रवासी महाराष्ट्र बॉम्बे से आए ट्रेनों के ऊपर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रात को 2-2 बजे 3-3 बजे छोटे स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता लगे थे। और गर्व होता है हमको कि इस प्रकार से समाज के अंदर हमारे कार्यकर्ता पार्टी के इस प्रकार से आगे आए। और कांग्रेस का, मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ, कांग्रेस का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं दिया। वो हंस रहे हैं आपके ऊपर अजय त्रिवेदी। 3.5 महीने शेखावत जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गए। मेरे पास रिकॉर्ड सारी चीजें हैं, अभी अखबार की कटिंग और पूरा का पूरा जो उनका वर्णन है, उसके बाद इतना ही जवाब दे दीजिए। उसके अलावा मैं दूसरे सांसद, जितने भी 25 सांसद है ना, वो नदारत रहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, दुष्यंत सिंह समेत। ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं? हमारा पार्टी का नेता कहीं पे भी एक कोई बता दे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस कोरोना संक्रमण में कहीं। मनसाराम परमार वो बता रहे हैं, सुन लीजिए कौन कौन के, आप नाम लिखा दीजिए अजय त्रिवेदी, उनको बता दीजिए कौन कौन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आया राजस्थान में। मैं तो अभी फोटोग्राफ को कहीं व्हाट्सएप करिए, अभी 15 मिनट में सारे फोटोग्राफ रिकॉर्ड उसका मैं कह रहा हूँ कि मैं इनका मेरा पार्टी का एक भी नेता घर बैठा हो तो मैं पार्टी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। क्या बात कर रहे हैं? चलो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने क्वारंटीन सेंटर है? कांग्रेस की सरकार चल रही है, राजस्थान के अंदर लग ही नहीं रहा है। आज कितने दिन से तो बंद पड़ी है सरकार होटल के अंदर। इनको पूछ लीजिए आपके क्षेत्र में कितने क्वारंटीन सेंटर्स और कितने कोविड सेंटर्स है हमारे क्षेत्र में? बता दीजिए, पूछिए, नहीं तो मैं आपको नाम समेत बताता हूँ कितने डॉक्टर कहाँ पे, कितने बीएलओ कहाँ पे लगे हुए हैं और किस किस क्वारंटीन सेंटर में किस आधार पर परमार जी, किया जाता है। मनसाराम परमार जी बहुत गंभीर सवाल, मनसाराम परमार जी बहुत गंभीर सवाल है ये, अजय त्रिवेदी ने जो सवाल किया है बहुत गंभीर सवाल। आप ये तो क्वारंटाइन सेंटर बता रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने क्वारंटाइन सेंटर पूरी व्यवस्था वहां कर रखी है। आज उनके द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर है ना, आपको बताता हूँ, आपसे संख्या बता दीजिए। मनसाराम परमार जी, उन्होंने जो सवाल पूछा है, एक बार सवाल सुन लीजिए उनका दोबारा। क्या पूछा है अजय त्रिवेदी, आप पूछ लीजिए एक बार सवाल। मैं इनको पूछ रहा हूँ कि इनके क्षेत्र में कितने क्वारंटीन सेंटर्स खुले हैं और कितने कोरोना के हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कोरोना के स्पेसिफिक पेशेंट भर्ती किए जाते हैं और अभी तक कितने भर्ती हुए हैं, बता दीजिए आप कितने हैं। मैं आपको बताता हूँ, पूछिए, मैं बताता हूँ। इनके जो क्वारंटाइन के सेंटर की हालत देखी हो ना, बात नहीं, व्यवस्था कर रहे हैं हमारी पार्टी के अगर आप मेरी बात सुनो आप, मैं सुन रहा हूँ, आपके कार्यकर्ता जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आज हमारे कार्यकर्ता आज भी, आप जाके देसूरी में जाकर देख लो, आज भी पाली के अंदर जाकर देख लो, हमारे कार्यकर्ता है ना, परमार जी दोनों टाइम जाते हैं। और परमार जी दोनों टाइम जाते हैं, 4 टाइम जाते हैं, दरवाजे खोल के रखते हैं, इससे मतलब नहीं है। जो उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए, कितने हैं? हर बड़े सिटी पर 2-2, 3-3 क्वारंटाइन सेंटर है। आज थाना के अंदर देख लो, पाली के अंदर देख लो, पाली के अंदर 3 क्वारंटाइन सेंटर है। अजय त्रिवेदी जी, आप भी अजय त्रिवेदी जी देखिए जिनके थोड़े बैठे कितनी संख्या है, ये इनका काम है ये, हम तो वहां पे काम करते हैं मौखिक जाके।
अजय त्रिवेदी जी, आपको भी इस तरह हंसना नहीं चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। ये नेशनल चैनल पे आपको देख रहे हैं लोग, आप हंस रहे हैं बार बार, आप हंसिए मत। इनके उत्तर हास्यास्पद हो रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं ये है। ऐसे इनके पास में जवाब ही नहीं है, क्या करेंगे? ऐसे के अलावा करेंगे क्या? जवाब ही नहीं है। हास्यास्पद स्थिति क्रिएट कर रहे हैं ये। नहीं, आप हो तो देना ये, अब आप बता हो तो दीजिए देना। कितने, अब आप बता दीजिए जवाब ही कितने नहीं है। इनके क्षेत्र अब में। खाली संख्या बताने से क्या है? 34 क्वारंटाइन सेंटर पाली में चल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं वहाँ पे। आज हर सिटी पर, आज देख लो आप, सुमेरपुर में 3 क्वारंटाइन सेंटर है, आज सादेली के अंदर 2 क्वारंटाइन सेंटर है, देसूरी के अंदर क्वारंटाइन सेंटर है, पाली के अंदर 2-3 क्वारंटाइन सेंटर है, और सारे के सारे कार्यकर्ता हमारी वहाँ पर दिन रात निगरानी रखते हैं। अच्छा मंशाराम जी, मंशाराम जी, अब अजय त्रिवेदी को सुन लेते हैं, उनका डेटा देख लेते हैं। अजय त्रिवेदी जी बताइए, आप जो डेटा बता रहे थे बताइए आप। इनको ये भी पता नहीं है सर कि क्वारंटीन सेंटर में तो अपन संदिग्ध को रखते हैं, और जो कोविड सेंटर्स होते हैं ना, वहाँ पे जो संक्रमित आते हैं उनको रखा जाता है। पहली बात, इनको ये आवाज नहीं आ रही है उनके बराबर, जोर से बोलिए आप, थोड़ा आवाज नहीं आ रही है उनको, मंशाराम जी को आपकी। हाँ, इनको ये भी पता नहीं है कि क्वारंटीन सेंटर्स पे तो सिर्फ संदिग्ध को रखा जाता है, या जो लोग बाहर से आते हैं उनको रखा जाता है, और जो संक्रमित पाए जाते हैं उनको हॉस्पिटल में संक्रमण के जो सेंटर, कोविड सेंटर पे रखा जाता है। चलो कोई बात नहीं, मैं इनको बताता हूँ कि मेरे शहर की अगर मैं बात करें तो बोरानाडा, आंगनवा और कुड़ी। बोरानाडा तो सेंटर है क्वारंटीन का, कुड़ी सेंटर है इसका क्वारंटीन का, और आंगनवा सेंटर है क्वारंटीन का। और अगर हम जाते हैं तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल को हमने कोविड के लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाया है, जहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है, पेशेंट का सैचुरेशन कम होता है तो उसको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, और अगर पेशेंट को दिक्कत नहीं है तो हॉस्पिटल में उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, जहाँ उसको छुट्टी दी जाती है जब सब कुछ सही हो जाता है। तो इनको इस तरह की जानकारी रखनी चाहिए। कहते हैं ना हम बिल्कुल ठीक है, नहीं जाता है। ठीक है। अब ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि आपसे हम ये पूछ रहे हैं, 14 अगस्त को विधानसभा सत्र लगने वाला है, हाँ, तय हो चुकी है बातें, आपको लगता है आपके पास पूर्ण बहुमत है? हम बिल्कुल पूर्ण बहुमत है। आपको लगता है सरकार स्थिर है, सरकार पे कोई खतरा नहीं है? सरकार पे तो खतरा था भी नहीं, है भी नहीं। मंशाराम परमार, हाँ जी, सरकार पे कोई खतरा नहीं है, अजय त्रिवेदी कह रहे हैं सरकार पूरी खतरा, तरह स्थिर। अच्छा तो चलो खतरा नहीं था तो फिर होटलों में रहने की क्या जरूरत पड़ी? जनता के बीच में रहता। अजय त्रिवेदी जवाब दे दीजिए। आप भी जनता के बीच में रहते ना। आवाज नहीं आ रही सर, हेलो। वो कह रहे हैं अगर आपके ऊपर खतरा नहीं था, सरकार के ऊपर खतरा नहीं था, तो होटलों में क्यों रहे? मैंने आपको कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के संक्रमण से ये एक लॉकडाउन है। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने संक्रमण फैला रखा है सियासत में, इसलिए रहे अच्छा, होटल में। हाँ, उनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी संक्रमण है, उनके मुख्यमंत्री है वो। क्या जवाब दे रहे हैं अजय त्रिवेदी जी? उनका सुन लीजिए, वो क्या पूछ रहे हैं आपसे। हाँ बताइए, थोड़ी आवाज इनकी क्लियरिटी कम है। मंशाराम जी, हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं सवाल अजय त्रिवेदी मैं से? ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में पूर्ण बहुमत है। वो पूर्ण बहुमत है तो फिर होटलों में क्यों रह रहे थे? अजय त्रिवेदी जी, इस बात का जवाब दीजिए कि अगर आपके पास पूर्ण बहुमत है तो होटलों में क्यों रह रहे थे, और क्यों बार बार पत्र लिखने पड़े? पूर्ण बहुमत होता है तो कहीं एक साथ रहना मना है क्या? पूर्ण बहुमत और एकता को भारतीय जनता पार्टी के सामने बताना जरूरी है कि हम सब एक साथ रह रहे, सूत्र में बंधे हुए हैं। तो इसमें अनुचित क्या, इसमें दिक्कत क्या है? बहुमत सिद्ध करने के लिए तो होटल में नहीं रह रहे, हाँ, बहुमत कायम करने के लिए रह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आज जनता त्रस्त है और ये कह रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है? एक ही बात करते जा रहे हैं, जनता। मंशाराम जी, एएनबी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय त्रिवेदी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी सरकार स्थिर है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन बार बार आप राज्यपाल के पास गए और बार बार आपने बहुमत का जिक्र नहीं किया, लेकिन सत्र बुलाने का जिक्र किया। अब तमाम आप जो साजिशें हैं, तमाम सियासी जो उथल पुथल है, आपको लगता है कि 14 अगस्त को थम जाएगी और पूरी तरह से आगे सरकार स्थिर हो जाएगी? नहीं, मैं आपको देखो पहले भी बता रहा हूँ, ये बहस का विषय नहीं होता है कि सरकार को कई बार जब ऐसी स्थिति आती है तो बहुत सारी चीजें प्रूव करनी पड़ती है, उसके लिए सदन की भी जरूरत पड़ती है, सदन से बाहर काम करने की जरूरत।
इस आशय से 14 अगस्त को सत्र आहूत हुआ ताकि सारी व्यवस्थाएं समुचित हो जाए और सभी लोग, राज्य के सभी लोग आश्वस्त हो जाए कि नहीं सब कुछ यथावत है। उसके बाद सरकार को कोई दिक्कत न पहले थी न रहेगी, परंतु एक जो विश्वसनीयता जो चल रही है वो कायम रहे, इसके लिए ये सभी कुछ जरूरी हो गया था। जब इतनी बात हुई, जब विधायक अलग हुए, जाके बैठे हैं, रूट के बैठे, इन चीजों से इनकार थोड़ी किया जा सकता है। पायलट आएंगे तो उनका स्वागत कैसे होगा? हैं जी सर, अब जो सचिन पायलट आएंगे सदन में तो स्वागत कैसे होगा उनका? नहीं, अगर वो कांग्रेस के पक्ष में आते तो उनका सदैव स्वागत रहेगा, क्या दिक्कत है? और अगर वो पक्ष में वोट, मैं तो आपको वो कहावत बता रहा हूँ, सुबह के भूले शाम को घर आ जाते हैं, तो भूला थोड़ी कहा जाता है। लेकिन अशोक गहलोत ने तो इतनी तल्ख टिप्पणी कर दी उनके बारे में, उन्हें जाने क्या क्या कह दिया। बहुत वरिष्ठ नेता है, अगर अपने बच्चे के समान किसी नेता के लिए अगर तल्ख टिप्पणी करते हैं तो करके क्या क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रही मरी का क्या घटिया जो भृगु ने मारी लात, क्या फर्क पड़ता है सर? ये सारी बातें चलती रहती, इससे कोई बहुत, हाँ अगर कोई डिफरेंसेस भी आने हैं या कोई दिक्कत होती है तो भी कांग्रेस अपने बहुमत के साथ में खड़ी है, परंतु कांग्रेस में अगर सभी लोग आते हैं तो उनका स्वागत भी है। लेकिन जिस तरह से जो दरार बीच में जो खाई पैदा हो चुकी, सियासी खाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के, आपको लगता है कि वो भर जाएगी? या जिस तरह अभी भी कहीं एक तरह से सचिन पायलट कांग्रेस से बाहर नहीं है, कांग्रेस से बने हुए हैं, तो ये किस ओर जा रहा है रास्ता? सर अभी तो सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा है। सदन आउट हो गया है। आज सचिन पायलट जी ने गोविंद जी डोटासरा को पद ग्रहण करने का ट्वीट करके बधाई भी दी है, तो ये तो सारे शुभ संकेत है। अगर नहीं, उनने ये भी कहा है कि दबाव में मत आना। सवाल छोटी मोटी खाइयों का, आपस में घर की बातें हैं, कभी हो भी जाता है, सगे भाइयों में झगड़ा होता है, वापिस ही हो जाता है। मलेशिया में तो आपको पता है कि एक आदेश किया था कि अगर डिवोर्स होती है तो पहले है ना, जो उन दोनों पति पत्नी को मुला के और सरकार अपने खर्चे पे अपने साथ में भेजेगी और कहेगी कि जाइए और कहीं रह के आइए 10-15 दिन के लिए साथ, उसके बाद आप डिवोर्स पिटीशन अप्लाई कीजिए, और वापस प्रेम से रहने लग जाते हैं। तो जब पति पत्नियों में भी झगड़े हो जाते हैं, प्रेम से लग जाते हैं, महिला थानों में काउंसलिंग होकर भी वापस प्रेम से रहने का कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल अलग विषय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बात हुई है तो काउंसलिंग होकर खत्म हो जाएगी, अगर डिफरेंसेस होते हैं और बात नहीं बैठती है तो कांग्रेस अपने बहुमत के साथ में खड़ी है। बहुमत के साथ में खड़ी है, लेकिन जनता राह तक रही है कि अगर सियासी जो अस्थिरता है वो कहीं पे ख़त्म हो, समाप्त हो, तो जनता के हक की बात हो। अब जिस तरह से पिछले 15-18 दिनों से राजस्थान में चल रहा है, इससे आपको लगता है आवाम को तो जो सहूलियतें मिलनी वो नहीं मिल रही हैं, उनकी वरीयता में तो कमी आ रही है, प्राथमिकता में? नहीं, देखिए आप शायद बराबर, आप तो खुद मीडिया वाले, हम लोग तो आपको फॉलो करते हैं लगातार। गहलोत साहब काम कर रहे हैं, उनके घर से सारे काम हो रहे हैं, मंत्रिमंडल बैठ के हो रही है, मंत्री अपनी अपनी जगहों पे जाके और आदेश कर रहे हैं, प्रशासन मुस्तैद है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, परंतु हो सकता है कि 15 दिन में कुछ बाधित हुए हो इन कारणों से, तो इसके लिए सिर्फ कांग्रेस को ही दोषी नहीं मानना चाहिए, साथ में उन लोगों को भी दोषी मानना चाहिए कि कोरोना के काल में इस तरह की घटनाओं से दूर हटके और लेकिन गहलोत ने, अशोक गहलोत ने मात दे दी, सारी सियासी पटखनी, सारे दाव पेच जितने चले गए थे राजस्थान में आके मात खा गए सारे। हाँ, वो मैंने ये बात पहले भी कही और बिल्कुल सार्वजनिक रूप से मेरी एक्सेप्टेंस है कि भारतीय जनता पार्टी की दाल यहाँ पे गली नहीं हो सकता है। 10-15 दिन इस स्थिरता के लिए हम सब ने थोड़ा बहुत कष्ट देखा हो, परंतु दाल गली नहीं। और लोकतंत्र के हनन का जो लगातार एक चक्र चल रहा था, उसके आंदोलन का सूत्रपात भी, उस दमन चक्र को रोकने का आंदोलन का सूत्रपात भी राजस्थान से हुआ और पटाक्षेप भी राजस्थान से होगा। और अगर बहुमत साबित होता है तो अशोक गहलोत राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा परिपक्व वो चेहरा पहले भी थे और अब बन के उभरेंगे। जिसने तो बिल्कुल परिपक्व चेहरा ही है। हम उनके साथ बहुत समय से काम कर रहे हैं। वो आज से नहीं, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, युवक कांग्रेस, सेवादल, अग्रिम संगठन के वो महासचिव, प्रभारी महासचिव के रूप में आज से 20 साल पहले से ही रह चुके हैं। तो ये तो बहुत परिपक्व नेता है, राष्ट्रीय नेता है। राज्य में उनकी जरूरत थी, आज राज्य में उनकी परिपक्वता के कारण से ही खंड विखंड नहीं हुआ। ये उनकी सचिन पायलट के पास क्या रास्ता है? अजय त्रिवेदी जी, सचिन पायलट के पास क्या रास्ता है? जी, ये तो देखो मैं कैसे कह सकता हूँ, वो तो सचिन पायलट जी कहेंगे, परंतु हम तो बतौर कांग्रेस के कार्यकर्ता हम तो यही कहेंगे कि सब कुछ एक होके चले तो बढ़िया। एक अच्छी लीडरशिप है, एक अच्छा व्यक्तित्व है, युवा चेहरा है। अगर वो वापस पार्टी के साथ में जुड़ के चलते हैं तो उनका स्वागत रहेगा और कार्यकर्ता भी उनका सम्मान करेंगे। परंतु अगर जो स्थितियां यथावत जो है वो यथावत रहती है,
तो वो उनका डिस्क्रिप्शन है, इसमें तो हम लोग कैसे अपनी बात को कह सकते हैं। बिल्कुल अजय त्रिवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। बहुत सारे मुद्दों पर जो राय बन के सामने आ रही है, लगातार 14 अगस्त को जो सदन आहूत किया जाना है, अब उस पर पूरी दारोमदार आकर राजस्थान की जो सियासी उथल पुथल मची हुई थी वो टिक गई है। और 14 अगस्त को अब भाजपा भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं सौमेंद्र गुर्जर, पायलट गुट से, कांग्रेस के नेता। सौमेंद्र गुर्जर जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार सर। सौमेंद्र जी सर, ये जो अब सदन बुलाया जा रहा है 14 अगस्त को, और वहां पर सचिन पायलट आएंगे, अब उनके पास क्या रास्ता है? रास्ता क्या कांग्रेस के अंदर है, और नेतृत्व परिवर्तन की बात है, आंतरिक लोकतंत्र की। हमें तो नेतृत्व परिवर्तन चाहिए। हेलो, परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो सारा नेतृत्व परिवर्तन तो धराशायी हो गया है। पिछले 18-15 दिन से लगातार टक्कर ले रहे हैं अशोक गहलोत। नहीं, वो टक्कर लेना अलग बात है। बात सर क्या बल बता दे, क्या बल? लेकिन क्या बल बता दे। लेकिन संख्या बल भी, अब संख्या बल की भी घड़ी आ गई है। 14 अगस्त को संख्या बल बताने को भी तैयार हैं। 104 विधायक बता रहे हैं अपने साथ वो। सर, वो 104 गणित बैठती नहीं है, और अभी बसपा को नोटिस मिल चुके हैं। और आंतरिक लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है। सब कुछ भी बताए, वो आंकड़े कुछ भी बताए, पर वास्तविकता अलग है सर। वास्तविकता तो अलग है, लेकिन अब होगा क्या आगे? सचिन पायलट किधर जाएंगे? कांग्रेस में तो है। पायलट तो कांग्रेस में ही है। पायलट जी तो कांग्रेस में ही है। तो फिर और कांग्रेस में रह करके अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से उठा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की कभी आलोचना नहीं की है। आलोचना तो नहीं की है, लेकिन अभी भी उन्होंने जो कहा, गोविंद सिंह डोटासरा को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दबाव में काम मत कीजिएगा। तो ये स्पष्ट रूप से दबाव किसका है, किसके लिए कहा है, ये आप समझते होंगे अच्छी तरीके से। मैं भी समझता हूँ, दुनिया भी सब जानती है कि एक ही व्यक्ति का दबाव है, डिक्टेटरशिप है सर राजस्थान में। और हमारे साथ इस समय महावीर सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि गहलोत गुट से हैं, कांग्रेस नेता हैं। स्वागत है आपका एएनबी पर। थैंक यू सर। महावीर सिंह जी, सौमेंद्र गुर्जर जुड़े हुए हैं पायलट गुट से, दोनों कांग्रेस से हैं, लेकिन कांग्रेस का जो झगड़ा था उसके कारण आपने बीजेपी पर सारा वो डाल दिया भार कि बीजेपी ने मचाया है झगड़ा। लेकिन अब 14 तारीख को सदन बुलाया जा रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक धारा में चलेंगे या फिर अलग धारा जाएगी? देखिए, ये 14 तारीख को सत्र बुलाने की मांग पिछले लंबे समय से हो रही है। और लोकतंत्र के अंदर आपने पहली बार ये देखा होगा कि कभी हमारे विपक्ष के लोग मांग करते हैं, कभी गवर्नर कहते हैं प्लॉट टेस्ट साबित करो, बहुमत साबित करो, या सरकार खुद आगे आकर कह रही है कि हमारे पास बहुमत है और आप सत्र बुलाइए, ताकि राजस्थान की जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे काम हो सके। कोरोना जैसी महामारी में किस तरह से लोगों का जीवन बचाया जा सके, किस तरह से लोगों की जीविका बचाया जा सके, उसके और अन्य जो कामकाज है वो सदन के अंदर उनकी बातें हो सके, और कभी समस्या है राजस्थान की, उसके हल के लिए हम काम करें। लेकिन सचिन पायलट ने अगर आपके खिलाफ वोट किया तो? अशोक गहलोत जी के पास में और राजस्थान में कांग्रेस के साथ में अभी भी आज की तारीख में भी पूर्ण बहुमत है। हमें पूरी उम्मीद है, तो आपको सचिन पायलट की जरूरत नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे वो चुनाव जीते, और कांग्रेस पार्टी को विश्वास है कि कांग्रेस के साथ में रहेंगे। और उसके अलावा भी आज भी अशोक गहलोत जी ने 104 लोगों की लिस्ट माननीय गवर्नर महोदय को दी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो, अशोक गहलोत ने तो उनको जाने क्या क्या कह दिया, निकम्मा नाकारा और जाने क्या क्या कह दिया। आपको कैसे लगता है कि वो आपके साथ खड़े होंगे अब? मुख्यमंत्री जी काफी सीनियर है, काफी वरिष्ठ नेता है, और उन्होंने अगर कोई किसी पिता एक बेटे को किस तरह से कह सकते हैं, उस भाव के अनुसार किसी को कहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि अगर ये भी कहा है, और आपने ये सुना भी है कि अगर सचिन पायलट जी या उनकी टीम के लोग आएंगे तो उठ के उनको गले भी लगाएंगे। ये भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। कल उन्होंने खुद ने वापस कहा है कि कांग्रेस के जो जीते हुए लोग हैं, जो बाहर गए हुए हैं या हरियाणा में कहीं ठहरे हुए हैं, उनसे भी उन्होंने अपील की कि वापस आइए, कांग्रेस के साथ जुड़े। सौमेंद्र गुर्जर, आपका पक्ष जानना चाहेंगे इस पर? सर ये मैं महावीर जी कह रहे हैं, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी वरिष्ठ हैं, तो सोनिया जी की तरह क्या करना है, युवाओं की भावनाओं को देखते हुए, राजस्थान का जनमानस
देखते हुए सीएम साहब को अपने पद से मोह छोड़ देना चाहिए और युवा लोगों को आगे आने देना चाहिए। जो राहुल जी का सपना है, प्रियंका जी का सपना है। महावीर सिंह जी वो कह रहे हैं कि गहलोत, अशोक गहलोत को अपना पद छोड़ देना चाहिए, युवाओं को आगे आने देना चाहिए ना। तो ये अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री किसने मनोनीत किया? कांग्रेस के विधायक दल ने उनको नेता चुना है। हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी ने तो अशोक जी का नाम लिया है और आज की तारीख में भी अशोक गहलोत जी के साथ में 104 एमएलए उनके साथ खड़े हैं। तो जब कोई 10-15 आदमी को कहते नेतृत्व प्रवृत्ति की बात वो मानेंगे, 104 लोगों की हमारा हाईकमान तय कर लाए। राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान को बहुमत दिया। राजस्थान की 8 करोड़ की जनता अशोक गहलोत जी के साथ तो उसमें सचिन पायलट का योग कुछ भी योगदान नहीं था। मानते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी काम किया, सबने मिलकर कांग्रेस के लिए काम किया है और अशोक गहलोत जी को कांग्रेस के विधायकों ने नेता चुना है। हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने अशोक गहलोत जी को, राहुल गांधी जी ने अशोक गहलोत जी को नेता बना के राजस्थान में भेजा है और तीसरी दफा मुख्यमंत्री बने। सौमेंद्र गुर्जर 21 से 96 सीटों पे लाए हैं तो सचिन पायलट जी लाए हैं। लाठियां उन्होंने खाई है, गरीबों के दर्द जाने, सैनिकों के घर गए हैं, हर गरीब और मुफलिस के साथ में रहे हैं, तो युवाओं के साथ में रहे हैं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस पहली बार राजस्थान के अंदर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष सारे के सारे पायलट साहब के साथ में थे और बिना सोचे समझे, बिना कोई कारण बताए उनको भी उनके साथ में पार्टी से तो गलत में डिसीजन लेकर के उन मुखियाओं को भी पार्टी के मुख्यधारा से निकाल दिया है और आनंद फनन में ऐसे डिसीजन ले रहे बोखलाहट में, ये अच्छा नहीं है पार्टी के लिए। आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र पर भी बात करनी चाहिए। गहलोत साहब को उनको बुलाना चाहिए, खुद को आगे बढ़ करके कि आप आइए राजम पर बैठिए। ये क्या बात है कि 1.5 साल वो कह रहे 1.5 साल से मेरा डायलॉग नहीं है, तो उनकी बात को मैं तहकीकात करते हुए कहता हूँ वो आपकी कमजोरी थी कि आपने उस समय डायलॉग क्यों नहीं किया और उनकी ग्रीवेंसेस क्यों नहीं सुनी। आज 19 या 20 हेमाराम जी चौधरी साहब जैसे बड़ी नेता जो 7 साल बाद विधायक रहे हैं, सीएलपी लीडर रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सुरजेवाला जी को भी कहा जो जिनके वक्तव्य जारी हुए हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये आंतरिक कांग्रेस कमजोर हो रही है। इसलिए पायलट साहब ने जो आंतरिक लोकतंत्र में लेकर के आज दिन तक कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है, ये उनकी सहनशीलता है, उनका मार्गदर्शन है। हम उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर के आज यहाँ राजस्थान के अंदर देखिए, उन्हें नरेगा के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, पंचायत मिनिस्टर उनके पास में था। तो उनकी कार्यशैली सब है, गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक है। एक कम उम्र के लोगों के अंदर इन्होंने जब नेतृत्व किया है, इसलिए हम अशोक गहलोत जी से चाहते हैं अपना हृदय बड़ा रखें और अब युवाओं को आगे आने दें। सचिन पायलट जी जैसे लोगों को जो काम करना जानते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जानते हैं, आगे कहाँ आने दें? आगे कहाँ आने दें? उप मुख्यमंत्री तो वह थे, अब तो नहीं रहे। नहीं साहब, मुख्यमंत्री जो उन्होंने खुद ने कमिट किया था 18 महीने बाद में मैं स्वतः ही इनको आगे बढ़ाएंगे, राहुल जी ने कहा था उनको। महावीर सिंह जी, महावीर सिंह आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? महावीर सिंह को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। सौमेंद्र गुर्जर सर, सबसे बड़ा सवाल है कि अब 14 अगस्त को जब विधानसभा का सत्र होना है, कहीं विश्वास मत की भी बात उसमें होगी, उसके बाद सचिन पायलट के लिए क्या रास्ता बचता है? विश्वास मत आ जाता है तो फ्रॉड टेस्ट करना है, उसके पीछे मनसा इनकी दूसरी थी, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने स्पीकर से नोटिस दिलवाए, कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से फिर स्टे मिला। ये क्या दर्शाता है सर अपने आप के अंदर? सारी जनता राजस्थान की 8 करोड़ जानती है सर, हर दलित जानता है। आज मीना साथ में है, जाट साथ में है, गुर्जर साथ में है, ब्राह्मण साथ में है, सारी समाज को लेकर के चलने वाला नेतृत्व करने वाले लोग हैं, तो क्यों उनके तो खिलाफ है? नहीं, सबसे बड़ा सौमेंद्र गुर्जर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर विश्वास मत पारित हो जाता है और सचिन पायलट पक्ष में वोट करते हैं या खिलाफ वोट करते हैं, तो आगे सचिन पायलट का रास्ता कहां जाता है? कांग्रेस में तो वो है, लेकिन रास्ता कहां जाएगा आगे? नहीं, रास्ता कांग्रेस में ही है। वो कांग्रेस से बाहर कब गए हैं सर? आज भी नहीं। अब तो डोडासरा जी को कल उन्होंने बधाई दी है, उन्होंने डोडासरा जी को कल बधाई दी है सर। बधाई तो दी है,
लेकिन अगर अशोक गहलोत कामयाब रहे अपना विश्वास मत पारित करवाने में, तो फिर सचिन पायलट के लिए राजनीति में क्या रास्ता बचता है? मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए संवैधानिक संकट टल जाएगा, 6 महीने तक कोई संवैधानिक संकट नहीं है। सर कोई ये संकट पैदा करने की उनकी नीयत नहीं थी। उन्होंने एक ही बात कही है कि 18 महीने हो गए हैं, ये सचिन पायलट जी नहीं कह रहे हैं, उनके साथ में जितने विधायक हैं, दूसरे लोग भी ये कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार कुछ नीचे अच्छे काम नहीं कर रही है, मैनिफेस्टो में दर्शाए थे वो काम नहीं हो रहे हैं। और इसी कारण से पायलट जी ने ये कहा कि हमने जनता से जो वादे किए हैं वो वादों में हम खरा उतरे हैं, और जिससे पार्टी मजबूत हो सके और पार्टी के अंदर आगे छवि बन सके जो नौकर हर तरह से काम के अंदर, ये बात उठाई है उन्होंने। बिल्कुल, बात तो सारी उठाई है, लेकिन बात जिस तरह खुले में उठी और कहीं बीजेपी को भी फायदा उठाने का मौका मिला और कहीं आपने बीजेपी पर आरोप लगाए, तमाम चीजें रही, ये बात तो अंदर भी हो सकती थी। बीजेपी सर, हम बीजेपी का नाम क्यों ले? बीजेपी तो विपक्ष का रोल करना चाहिए, वो करे या नहीं करे। वो बीजेपी जो अपना काम कर रही है, बीजेपी को इसमें ये तो आंतरिक लोकतंत्र की बात थी। वो सारे के सारे मिलकर के दिल्ली में अपनी बात आलाकमान को कहने जा रहे थे, वो आलाकमान कहने का हक है उनको, वो टाइम मांग रहे थे, कह रहे थे, उसके बाद में तो बात का बतंगड़ बना दिया। लेकिन अब बात का बतंगड़ तो बना दिया। अगर मैं आपसे जो मुख्य सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अशोक गहलोत कामयाब हो जाते हैं बहुमत पारित करवाने में, तो सचिन पायलट की फिर जो उनका कद है, उनका जो एक तेवर है, उनका जो स्थान है, वो कैसे उनको मिलेगा? जो अब तक था वो भी नहीं रहा है, ना वो पीसीसी अध्यक्ष हैं, ना वो मुख्यमंत्री हैं, तो अब उस जगह कैसे लौटेंगे, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर वो जनता के नेता है, हर गरीब के नेता है और मजदूर के नेता है, उनको जनता की भावनाओं से कोई नहीं निकाल सकता। ऐसे एपिसोड आते रहेंगे, जिंदगी के अंदर आना चाहिए। जब मजबूत होकर के उभरेंगे, वो हिंदुस्तान के हीरे बनकर के उभरेंगे। तो फिर उनके पास संघर्ष का रास्ता बचता है। संघर्ष वही है, उनके जीवन में संघर्ष है। पिताजी ने संघर्ष किया, कांग्रेस के अंदर रह करके संघर्ष किया और आगे भी करते हैं। साफ छवि के हैं, यंग है, तो आप और बहुत मजबूती से आगे बोल रहे हैं। तो आपको लगता है कि संघर्ष के लिए सचिन पायलट तैयार हैं, लेकिन सत्ता छोड़ने के लिए गहलोत तैयार नहीं है? सत्ता छोड़ने में तो संघर्ष, ये बात होती कहाँ? 3 बार जब मुख्यमंत्री का पद मिल गया हो, प्रदेश अध्यक्ष का मिल गया हो, और वो सचिन पायलट की उम्र में उनको मिला था, तो उनको भी सोचना था। उस समय वो भी यंग थे, मदेरा राय जी भी उस समय थे, चिपी साहब भी थे, नवल किशोर जी थे, तीसरा मोला जी थे, बद्री चंद जी जैन जी थे, मूलचंद दादाजी थे, कौन नहीं था उस समय? उन्होंने भी किया। नारायण सिंह जी जैसे बड़े बड़े नेता थे, राम सिंह जी जिसने इनको देखिए, उन लोगों ने इनको किया था नहीं किया था। तो इनको भी बड़ा दिल रखना चाहिए। तो बड़ा दिल रखें, क्या करें? मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें? हाँ बिल्कुल छोड़ देना इनका। हमारे सोनिया जी जैसे मनमोहन सिंह जी के लिए सोनिया जी ने त्याग किया कि नहीं किया? और हिंदुस्तान की तस्वीर चेंज हो गई। मनमोहन सिंह जी बने तो वो बड़े अर्थशास्त्री थे, पूरे देश को चलाया उन्होंने, एक लफ्ज नहीं बोला। तो अब फर्क पड़ता। तो अब रास्ता ये है कि गहलोत अगर विश्वास मत पारित करा लेंगे तो फिर सचिन पायलट के लिए संघर्ष का पथ है खुला हुआ, सत्ता का पथ तो कहीं ना कहीं बंद है। सत्ता तो अपने आप आती है सर, सत्ता तो संघर्ष से ही आती है सर, आने वाली नहीं है मौजूदा दौर में है सर, अभी आने वाली नहीं है बहुत जल्दी। नहीं वो सब क्या, वो आप और मैं नहीं करे, वो अपन भाग्य विधाता नहीं है। अपन भाग्य विधाता नहीं है। भाग्य में लिखा हुआ कहीं जाके कर्म है, महाभारत में लिखा हुआ, गीता में लिखा हुआ, कर्म करते रहना चाहिए और वो भी सार्थक कर्म करने चाहिए। कर्म तो करते रहना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो सचिन पायलट ने बगावत का बिगुल बजाया था, उस बगावत के बिगुल के बाद भी बगावत अंजाम तक नहीं पहुंची और वहां पर गहलोत कामयाब रहे हैं। हर एक दाव पेच को अभी ऐसा परीक्षण टेस्ट कभी आया भी नहीं, ऐसा कोई टेस्ट हुआ नहीं, ऐसी बात नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात आलाकमान को कहने के लिए सब जा रहे थे और वहीं पे बात उनसे करनी थी उनको कि ये बात आपने कमिट किया था, उस कमिट में ये बात करना चाह रहे थे। अभी पार्टी के खिलाफ बोले नहीं। तो गहलोत साहब के खिलाफ उन्होंने ये कहा कि मेरी सिर्फ तीसरी लड़ाई यहाँ से कि शासन अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन गहलोत, अशोक गहलोत ने तो उनके खिलाफ जो बोलना था सब कुछ बोल दिया। तो वो
वो उनकी मैंने क्या कहा, वो उनकी मानसिकता है। पायलट साहब ने शालीनता रह करके एक जवाब नहीं दे करके, एक ओबिडिएंट थी, एक उच्च घराने के परिवार के और एक समझदार पढ़े लिखे और सबको साथ लेकर के चलने वाले, छोटी मोटी बात में टीका टिप्पणी नहीं करते, उनका बड़प्पन है कम उम्र के अंदर, यही उनकी मानता दिखाती है, ये उनका फ्यूचर दिखाता है। अशोक गहलोत साहब के बाद में पहली बार मुसीबत आई, उनके अंदर वो आपा खो चुके, उनकी मुसीबत पहली बार आई, उन्होंने ऊपर आपा खो दिया। लेकिन आपा तो खो दिया, लेकिन आपा खो के भी जीतते जा रहे हैं, हर एक दाव में जीतते जा रहे हैं अशोक गहलोत। सर ये हार जीत नहीं होती है सर, ये विचारों की लड़ाई होती है, ये विचारों की लड़ाई होती है। तो आपको लगता है कि तो आपको लगता है जो विचारों की लड़ाई है उसमें कहीं पायलट जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। जनमत करवा लीजिए सर, आपके चैनल से मैं निवेदन करता हूँ, अर्ज करता हूँ, आपके चैनल पे पूरे राजस्थान का सर्वे करवा लीजिए कि जनमत किसके साथ में अभी वर्तमान में। लेकिन जनमत तो जो चुने हुए विधायक हैं वो सबसे ज्यादा उनके साथ हैं, अशोक गहलोत के साथ। वो चिट्ठी सौंप चुके राज्यपाल को। चिट्ठी सौंप रही है और नहीं है, बीजेपी अलग कहती है, बसपा अलग कहती है, दूसरे विधायक पाड़ेबंदी, विधायक सीएम साहब के साथ में तो पाड़ेबंदी में रखने की जरूरत क्या है? तो आप उनको होटल में रखने की जरूरत, तो वो होटल से छूट जाएंगे और 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, विश्वास मत होगा। तो आपको उम्मीद है कि वहां पर कहीं कुछ उथल पुथल हो सकती है? उससे पहले भी हो सकती है सर, उससे पहले भी हो सकती है सर। सर 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 आपको पूरा अंदेशा है कि उथल पुथल हो सकती है और उस इंतजार में हैं आप? मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां में मेरे गुर्जर समाज के या वोट ने 634 में 25 साल से मैं कंट्रोल पार्षद हूँ सर, और प्रदेश का सेक्रेटरी रहा हूँ। मेरी वाइफ अभी वर्तमान में चेयरमैन, मैं भी चेयरमैन रहा हूँ, आदिवासी इलाके से आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पायलट मजबूत हैं? बिल्कुल। सौमेंद्र गुर्जर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। सत्ता का संघर्ष जारी है और उसमें 14 अगस्त की तिथि तय हो चुकी है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है और विधानसभा के सत्र में पूरा खेल नजर आएगा कि पासा किसका मजबूत है और किसका कमजोर है। पायलट भी इस इंतजार में है, बीजेपी भी इस इंतजार में और गहलोत भी इस इंतजार में है कि आखिर 14 अगस्त को कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके साथ नहीं रहेगा। बहरहाल ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।